एक गांव में अर्जुन नाम का एक सुंदर युवक रहा करता था, जो गांव के सबसे धनी व्यक्ति धनीराम के अनाज गोदाम में काम करता था। एक दिन अर्जुन गोदाम में बैठा था कि तभी वहां धनीराम की पुत्री चमेली आ गई। अरे अर्जुन, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अच्छा, और मुझे क्यों ढूंढ रही थी? तुम तो जानते ही हो कि जब तक मैं तुमसे कुछ बातचीत नहीं कर लेती तब तक मेरा दिन अच्छा नहीं जाता। ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं प्रातःकाल ही तुम्हारी हवेली आ जाऊंगा, फिर तुम मुझसे ढेर सारी बातें करना। तभी धनीराम वहां पहुंचा। अरे ओ अर्जुन, अरे क्यों रे, मैंने तुझसे कहा था कि ये अनाज की बोरियां उठाकर बैलगाड़ी तक पहुंचा दे, लेकिन तूने मेरी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी हैं? इतना बोलकर धनीराम अपनी पुत्री चमेली से बोला, और तू यहाँ क्या कर रही है? मैं देख रहा हूँ, तू जब भी यहाँ आती है किसी न किसी बहाने से इस निठल्ले और आवारा अर्जुन से बातें करती रहती है, हैं? ओ सेठ जी, ओ जरा अपनी जबान को लगाम दीजिए और जरा संभल कर बात कीजिए। मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो मन में आए आप बोल देंगे। मैं सब समझता हूँ अर्जुन, एक तो तू कोई काम नहीं करता, दिन भर गोदाम में बैठा रहता है और महीने की पगार समय पर लेने के लिए लार टपकाते हुए चला आता है, और ऊपर से तू मेरी सुंदर पुत्री चमेली पर डोरे डाल रहा है। तू क्या सोचता है कि तेरी चमेली से मैं शादी करा दूंगा और तू बैठे बैठे धनवान बन जाएगा? अरे धत! बस बहुत बोल लिए धनीराम सेठ जी। मैं तुम्हारी पुत्री से बातचीत करने के लिए तुम्हारी हवेली नहीं जाता, और जब देखो तब तुम्हारी पुत्री चमेली ही मुंह उठाकर मुझसे बातचीत करने के लिए चली आती है। न मैं उसको बुलाता न मैं उसके पास जाता। समझ में आई बात? चमेली मुंह बनाकर वहां से चली गई। बदतमीज कहीं का, निकल जा यहाँ से, निकल जा। मैं तुझसे कोई काम नहीं करवाना चाहता, निकल यहाँ से। हाँ, जा रहा हूँ। वैसे भी अपनी माँ के कहने पर यहाँ नौकरी करने के लिए आया था। मेरा मन नौकरी में नहीं लगता। बात करते हो? हाँ तो दफा हो जा यहाँ से। बातें तो वैसी करता है जैसे किसी राज्य का राजकुमार हो। नालायक कहीं का, निकल यहाँ से, दफा हो जा। अर्जुन गुस्से में वहां से चला गया। अर्जुन गुस्से से घर आया और अपनी माँ को सारी घटना बताई। उसकी माँ चौंक गई और क्रोधित हो उठी। हे भगवान, कितनी मुश्किल से तेरे पिताजी ने मेहनत करके धनीराम को राजी किया था कि वो तुझे काम पर रखे, और तू उससे बदतमीजी करके वहां से भाग आया। भाग नहीं आया माँ, उसकी पुत्री उल्टा मुझसे बातें करती है और धनीराम मुझ पर आरोप लगा रहा है कि मैं उसकी पुत्री पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा हूँ। बताओ भला, ऐसे तो मैं काम नहीं करने वाला। अब मैं उसके गोदाम में कभी काम नहीं करूंगा। हाँ। तू नौकरी छोड़ चुका है, अब करेगा क्या? क्यों चिंता करती हो? मैं कोई व्यापार करूंगा। वैसे भी मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें मैं अपनी मन मर्जी से काम कर सकूं और मुझे कोई आदेश देने वाला ना हो। अर्जुन वहां से गया। उसकी माँ सिर पकड़कर बैठ गई। तभी अर्जुन के पिता आ पहुंचे। क्या हुआ भाग्यवान, तुम सिर पकड़कर क्यों बैठी हो? जिस माँ को इस जैसा बेटा मिला हो वो तो सिर पकड़कर ही बैठेगी। ओहो, अब क्या हुआ, जल्दी बताओ, क्या बात है? माँ पूरी घटना बताती है। देखो, ऐसा है कि अर्जुन अब हो गया है जवान। अगर वो खुद कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो इसमें बुरा क्या है? बुरा ये है कि हमारे पास धन नहीं है।
अरे इतनी सी बात, कोई बात नहीं। देखो, हमारे पास सोने के आभूषण हैं, उन्हें बेचकर हम अर्जुन को दे देंगे और उससे कह देंगे कि अपने मनपसंद का कोई व्यवसाय चुन ले और मन लगाकर काम करे। बाकी कोई समस्या हो तो हम पीछे खड़े हैं उसके। अगले दिन अर्जुन का पिता सोने के आभूषण बेचकर कुछ धन लाया और अर्जुन के हाथों में रख दिया। ये ले बेटा, अब तुम खुद कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते थे तो ये लो, अब मन लगाकर शुरू करो। बाकी कोई समस्या हो तो हम हैं। पिताजी पिताजी, आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। हाँ, इसीलिए तो पिता होते हैं। सब ठीक है, लेकिन ये बताओ बेटा, तुम करने क्या वाले हो? पिताजी, मैं घोड़ा खरीदूंगा और मस्त सुंदर सा तांगा बनवाऊंगा। आजकल तांगे वालों की बड़ी कमाई रहती है। अच्छा, तो ठीक है। हमारे गांव की सीमा पर जो जंगल है ना बेटा, वहाँ हर मंगलवार को व्यापारी घोड़े बेचने के लिए जाते हैं। वहाँ हर मंगलवार को व्यापारी घोड़े बेचे जाते हैं। वहीं जाकर अपने लिए एक सुंदर और सस्ता घोड़ा चुन लेना, ठीक है? ये आपने बढ़िया बताया पिताजी, ठीक है। अगले दिन अर्जुन गांव की सीमा से आगे जंगल की सीमा तक पहुंच गया, जहां केवल एक व्यक्ति बैठा था और एक पेड़ पर उसका घोड़ा बंधा था। हैं? ए भैया, पिताजी तो बता रहे थे कि यहाँ तो बहुत से व्यापारी होते हैं जो घोड़े बेचते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे केवल तुम ही नजर आ रहे हो। ओ भैया, आपने आने में देर लगा दी। क्या है कि आजकल प्रातःकाल ही सारे घोड़े बिक जाते हैं, क्योंकि तांगे का धंधा बहुत जोरों पर चल रहा है। हाँ, अब केवल मेरा ही घोड़ा नहीं बिका, इसीलिए मैं अब तक अकेला बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि कोई तो आए। हैं? क्यों? आपका घोड़ा तो देखने में बड़ा गजब का सुंदर लग रहा है, फिर क्यों नहीं बिका? सुंदर तो है, जिसको देखो उसी का जी ललचाता है कि ले जाएं। समस्या तो ये है कि ये किसी को भी अपने पीठ पर बैठने ही नहीं देता, इसीलिए लोग डर कर भाग जाते हैं। अब तुम्हारा मन हो तो एक बार कोशिश करके देख लो, शायद घोड़ा तुम्हें चुन ले, तो फिर बस तुम्हारी हो जाएगी बल्ले बल्ले। अर्जुन को व्यापारी की बात पर संदेह हुआ। इसका मतलब ये घोड़ा तुम्हारा नहीं है। अगर तुम्हारा होता तो तुम इसे प्रशिक्षण देते। सही सही बताओ, तुम ये घोड़ा कहाँ से लाए हो और तुम हो कौन? व्यापारी चौंक गया, फिर मुस्कुराया। तुम तो बड़े ही बुद्धिमान हो। देखो भैया, मैं व्यापारी तो हूँ, लेकिन ये घोड़ा मेरा नहीं है। बात ये है कि कुछ दिन पहले जंगल में मुझे एक वृक्ष के नीचे ये बैठा हुआ मिला। मैं इसे ले आया और सोचा कि चलो ठीक है, अब ले ही आया हूँ तो बेचकर कुछ मुनाफा तो कमा लूं। अर्जुन ने घोड़े की पीठ सहलाई और उस पर बैठ गया। घोड़ा हिनहिनाता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर एक जगह रुक गया। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, इसने तुम्हें चुन लिया। शाबाश। चलो लाओ भैया, अब जल्दी से मुझे 20 सोने के सिक्के दे दो, यही इसकी कीमत है। हैं? ए भैया, 10 से अधिक सोने के सिक्के मैं तुम्हें ना देने वाला, क्योंकि तुम खुद बता चुके हो कि ये घोड़ा तुम्हारा नहीं है। तुम इसे जंगल से उठा कर लाए हो, तुमने इसके लिए कोई मेहनत नहीं की है। मुफ्त में तुमको 20 सोने के सिक्के चाहिए। नहीं तो चाहूँ तो मैं तुम्हें एक भी सिक्का ना दूं, क्योंकि ये घोड़ा मुझे चुन चुका है और तुम साबित नहीं कर सकते कि ये तुम्हारा ही है। समझ गए कि और विस्तार से समझाऊं? व्यापारी घबरा गया। अरे तुम तो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो। लाओ भैया, 10 सोने के सिक्के ही दे दो। लाओ लाओ लाओ। अर्जुन ने 10 सोने के सिक्के दिए और व्यापारी चला गया। व्यापारी के जाते ही अर्जुन घोड़े से उतरा और खुश होकर उससे बोला, चल मेरे घोड़े, आज से तू मेरा साथी। अब मैं सुंदर तांगा बनवाऊंगा और हम दोनों मस्त रोज मोटी कमाई करेंगे। चल। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है क्या? मैं कोई ऐसा वैसा घोड़ा नहीं हूँ कि तू मेरी पीठ पर बैठ जाए और मैं सवारी का बोझ ढोता फिरूं। अर्जुन बुरी तरह चौंक गया। हे भगवान, ये क्या? ये घोड़ा तो मनुष्य की आवाज में बात कर रहा है। ये क्या चमत्कार है भाई? ओहो, देखो, मुझे देखकर डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुझे इसलिए चुना
क्योंकि तू बुद्धिमान है और मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी। तू ही राजकुमार बनने के लायक है। अर्जुन का डर कम हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। सब बताऊंगा। पहले मुझे अपने घर ले चल, मेरी सेवा कर, उसके बाद तेरा भाग्य बदल जाएगा। अर्जुन खुशी से घोड़े को लेकर घर आ गया। और पूरी घटना अपने माँ बाप को बताई। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे जब वो घोड़ा बोल रहा था तो तू उसे जंगल में छोड़कर भागा क्यों नहीं? जरूर वो कोई राक्षस होगा, पिशाच होगा, कोई जादूगर हो सकता है। बेटा, तेरे पिता सही कह रहे हैं। अब रहने भी दीजिए ना। वो कोई राक्षस या पिशाच नहीं है, बल्कि एक जादुई घोड़ा है। उसने मुझसे कहा है कि मुझ में राजकुमार बनने के सारे गुण हैं, बस मुझे कुछ दिनों तक उसकी सेवा करनी होगी। और हाँ, आप दोनों उसके सामने कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल देना। वो मनुष्य की भाषा में बात भी करता है और शायद मनुष्य की तरह सोचता और समझता भी होगा। अर्जुन के माता पिता घबराकर वहां से चले गए। अगले दिन से अर्जुन घोड़े की सेवा में दिन रात जुट गया। इधर दूसरी ओर केशव नगर राज्य के महल में राजकुमारी सौम्या उदास बैठी थी। तभी उसके पिता राजा विक्रम वहां पहुंचे। ये तुमने ठीक नहीं किया राजकुमारी। हमारा पड़ोसी राज्य वल्लभगढ़ का राजकुमार आदित्य तुम्हें पसंद करता था। अगर तुम्हारा विवाह उससे तय हो जाता तो हम निश्चिंत हो जाते और हमेशा के लिए तीर्थ पर निकल जाते और राजकुमार आदित्य को अपना राज्य भी सौंप देते। पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं इस तरह किसी से विवाह नहीं कर सकती। मैं विवाह उसी से करूंगी जो प्रतियोगिता जीतेगा। राजा विक्रम चौंक गए। प्रतियोगिता? कैसी प्रतियोगिता? पिताजी, मैं यही बात तो आपको बताना चाह रही थी, परंतु आप सुनने को तैयार ही नहीं थे। मैंने जैसे ही राजकुमार आदित्य से विवाह से इनकार किया, आप तुरंत क्रोधित हो गए और मेरी बात सुने बिना चले गए। मैं चाहती हूँ कि घोड़े की दौड़ की एक प्रतियोगिता रखी जाए और उसमें भाग लेने की अनुमति सभी को दी जाए, चाहे राजकुमार हो या साधारण युवक। जो भी उस प्रतियोगिता को जीतेगा, मैं उसी के गले में वरमाला डालूंगी। वैसे तुम्हारा सुझाव ठीक तो है, परंतु एक बात समझ में नहीं आई। यदि कोई साधारण युवक जीत गया तो तुम्हें उसी से विवाह करना होगा। तो इसमें आपत्ति क्या है पिताजी? वैसे भी आप राज्य की बागडोर मेरे पति को ही सौंपना चाहते हैं, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन साथी एक बहादुर नौजवान हो, जो घोड़े की प्रतियोगिता जीतकर सबकी आंखों में आंखें डालकर मेरे गले में वरमाला डाले। राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गए। ठीक है, हमें स्वीकार है और ये संदेश अपने पड़ोसी राज्यों को हम भिजवा देंगे और अपनी प्रजा में भी ऐलान करवा देंगे कि अगले मंगल की सुबह जंगल में घोड़े की प्रतियोगिता होगी। जो भी प्रतियोगिता जीतेगा वही मेरी पुत्री के गले में वरमाला डालेगा। उधर बल्लभगढ़ का राजकुमार आदित्य क्रोधित अवस्था में अपने महल के बगीचे में टहल रहा था। तभी उसका मंत्री वहां आ पहुंचा। रुकिए रुकिए महाराज, ये क्या इधर से उधर टहल रहे हैं? बात क्या है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम्हें पता नहीं है मंत्री, मैं राजकुमारी सौम्या से विवाह करना चाहता था और स्वयं राजा विक्रम से बात करने गया था। सोचा था मेरी वीरता और सुंदरता देखकर राजकुमारी हाँ कर देंगी। विवाह के बाद मैं एक नहीं 2 राज्यों का राजकुमार बन जाता, लेकिन राजकुमारी सौम्या ने विवाह से साफ इनकार कर दिया। मंत्री गहरी सोच में पड़ गया। शायद आपने वो ऐलान नहीं सुना। ऐलान? कैसा ऐलान?
इसीलिए आप इतना परेशान हैं। सुनिए राजकुमार, राजा विक्रम ने घोषणा की है कि अगले मंगलवार जंगल में घोड़े की प्रतियोगिता होगी। उसमें सबको भाग लेने की अनुमति होगी, चाहे राजकुमार हो या साधारण व्यक्ति। जो जीतेगा वही राजकुमारी सौम्या से विवाह करेगा। राजकुमार आदित्य की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है मंत्री जी। फिर तो राजकुमारी सौम्या के गले में वरमाला डालने से हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमें हराने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ मंत्री जी। शाबाश ये खबर देने के लिए। इतना कहकर राजकुमार वहां से चला गया। उधर अर्जुन घोड़े की सेवा करने में जुट गया। एक दिन अर्जुन घोड़े से बोला, मेरे मित्र, अब तो काफी समय हो गया है, अब तो तुम मुझे बताओ। कुछ देर बाद तुम्हें एक सूचना मिलेगी, उसे सुनकर तुम चौंक जाओगे। उसी समय अर्जुन का पिता दौड़ता हुआ आया। अर्जुन! अरे अरे अर्जुन, क्या बेटा, क्या तुमने हमारे राजा विक्रम का ऐलान सुना? ऐलान? कैसा ऐलान पिताजी? अर्जुन के पिता ने राजा विक्रम का पूरा ऐलान दोहरा दिया। अच्छा, इसका मतलब घोड़े की प्रतियोगिता में जो जीतेगा वो राजकुमारी सौम्या के गले में वरमाला डाल देगा और राजकुमारी का पति बन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, यही ऐलान है बेटा। अर्जुन का पिता वहां से चला गया। सुन लिया तुमने, तुम उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास तुम हो एक घोड़े। लेकिन ये बताओ, क्या तुम उस प्रतियोगिता को जीत जाओगे? वहाँ दूसरे राज्यों के राजकुमार आएंगे, उनके पास अच्छी नस्ल के घोड़े होंगे और तुम्हारी हालत, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना हूँ? क्या तुम उनसे जीत सकते हो? क्यों चिंता करते हो? जब तुम मेरी पीठ पर सवारी करोगे तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम घोड़े पर बैठे हो, तुम्हें लगेगा कि तुम हवा में उड़ रहे हो। समझ गया समझ गया, मतलब तुम बहुत तेज दौड़ते हो। क्या है कि मैंने कभी तुम्हारा मतलब दौड़ देखी नहीं ना, इसलिए तो मतलब हवा से बातें हो जाएंगी। बिल्कुल हवा से बातें होंगी, बस अब तुम खुद को तैयार कर लो। वो दिन दूर नहीं जब तुम इस राज्य के राजकुमार बनोगे। अर्जुन अगले दिन अपने जादुई घोड़े के साथ प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गया। उधर दूसरी ओर राजकुमार आदित्य भी प्रतियोगिता की तैयारी में लगा हुआ था। देखते ही देखते अगला मंगलवार आ गया। राजकुमारी सौम्या राजा विक्रम के साथ बैठी थी कि तभी एक अन्य राज्य का राजकुमार वहां आ गया। उसी समय राजकुमार आदित्य भी वहां पहुंचा। ये क्या, केवल 2 ही राजकुमार? राजकुमारी, जब दूसरे राज्यों के राजकुमार को पता लगा कि इस प्रतियोगिता में राजकुमार आदित्य भी भाग लेंगे तो सभी ने अपनी हार मान ली, क्योंकि सब जानते हैं कि राजकुमार आदित्य को घोड़े की प्रतियोगिता में हराना संभव नहीं है। राजकुमारी सौम्या क्रोधित हो उठी। तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए? मैं तो केवल अपना भाग्य आजमाने आया हूँ। शायद मेरा भाग्य चमक जाए और मैं किसी तरह से राजकुमार आदित्य से जीत जाऊं। राजकुमार आदित्य मुस्कुराने लगा। राजकुमारी ने सैनिक की ओर देखा। क्या कोई आम नागरिक प्रतियोगिता में भाग लेने आया? राजकुमारी, जब आपकी आम प्रजा को पता लगा कि इस प्रतियोगिता में वल्लभगढ़ के राजकुमार आदित्य भी भाग लेंगे तो सभी डर गए, क्योंकि सब जानते हैं कि उन्हें हराना बहुत कठिन है। ये सुनकर राजकुमारी और भी क्रोधित हो गई। हमें लगता था कि हमारे राज्य में एक से एक बहादुर नौजवान होंगे, परंतु लगता है सब राजकुमार आदित्य की घुड़सवारी से इतने घबराए हुए हैं। ये सुनकर दूसरा राजकुमार भी डर गया। क्षमा कीजिएगा राजकुमारी, जब आपके राज्य के लोग ही डर गए तो मैं हार कर अपना अपमान नहीं करवाना चाहता। यहाँ तो लगता है कि किस्मत भी मेरा साथ नहीं देगी। मैं जा रहा हूँ। हाँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। राजकुमारी सौम्या,
अब तो हम आपको अपने कंधों पर उठाकर ले जाएंगे। अरे अब तो आपको हमसे ही विवाह करना होगा, क्योंकि हमसे अधिक कुशल सवार इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने खड़ा हो सके। देखिए कैसे पूरा का पूरा मैदान खाली है, और जो एक आया था वो भी डर कर भाग गया। मुझे लगता था कि तुम्हारा घमंड तोड़ने वाला कोई ना कोई अवश्य होगा। तभी अर्जुन घोड़े पर दौड़ता हुआ वहां आ गया। महाराज, महाराज, मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता हूँ। मुझे लगता है यहाँ और भी राजकुमार होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो केवल एक ही राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। बाकी सब कहाँ गए? राजकुमार आदित्य चौंक गया। अच्छा, तो तू हमें घुड़सवारी में हराएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो, कम से कम हमारे राज्य में एक बहादुर युवक तो मिला जो राजकुमार आदित्य से टक्कर लेने आया है। अब तुम दोनों में से जो भी जीतेगा वही मेरे गले में वरमाला डालेगा। ठीक है, हमें हराने वाला वैसे तो आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। किसी माई के लाल में इतना दम नहीं जो हमें पीछे कर दे। चलो, वो सामने के वृक्ष देख रहे हो? जो वृक्ष तक पहले पहुंच जाए वही विजेता कहलाएगा। कुछ ही देर में राजकुमार आदित्य और अर्जुन घोड़े पर बैठकर दौड़ने लगे, लेकिन अर्जुन का घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ा और आदित्य से पहले वृक्ष तक पहुंचा। फिर उसी गति से वापस राजकुमारी सौम्या के पास आ गया। राजकुमार आदित्य आश्चर्य में पड़ गया और धीरे धीरे लौटकर घोड़े से उतर गया। हाँ, ये ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये नामुमकिन है। लेकिन संभव हो चुका है। क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमारी जी, मेरा नाम अर्जुन है। राजा विक्रम ने वरमाला अर्जुन के हाथ में दी। अर्जुन ने उसे राजकुमारी सौम्या के गले में पहना दिया। राजकुमार आदित्य की आंखों में निराशा छा गई। अगले ही पल अर्जुन का घोड़ा रंग बिरंगी किरणों से चमक उठा और धीरे धीरे एक साधु में परिवर्तित हो गया। साधु महाराज, आप ये कैसे? क्या हुआ? हमें देखकर तुम्हें पसीना क्यों आ गया? साधु महाराज, ये सब कुछ क्या था? क्या घोड़े के रूप में आप ही थे? हाँ, बिल्कुल हम ही थे। कुछ दिनों पहले जब हम तपस्या कर रहे थे, उस समय राजकुमार आदित्य ने मेरी तपस्या भंग कर दी। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि घमंड अच्छा नहीं होता, पर इसकी समझ में कुछ नहीं आया। तब हमने इसका घमंड तोड़ने की योजना बनाई। हमें पता था कि यह घुड़सवारी में अपराजित है, इसे कोई हरा नहीं पाएगा। इसीलिए हमने अपना रूप घोड़े के रूप में बदल लिया। और जब हमने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम्हारी बुद्धिमानी देखकर हम दंग रह गए। तभी हमने तय कर लिया कि हम तुम्हारी ही सहायता करेंगे और तुम ही राजकुमार आदित्य को हराओगे। राजकुमार आदित्य नाराज होकर वहां से चला गया। साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गया। कुछ दिनों बाद अर्जुन और राजकुमारी सौम्या का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। अर्जुन अब राजकुमार बन गया। कुछ दिनों बाद उसने अपने माँ और पिता को भी महल में बुला लिया। अर्जुन एक साधारण युवक था, परंतु उसके साहस, बुद्धि और सच्चाई ने उसे ये दिलाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक राजकुमारी का प्रेम, एक राज्य का सम्मान और एक जादुई घोड़े का आशीर्वाद।